नमस्कार मित्रों, गायत्री शिक्षण संस्थान सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गुप्त राजवंश में पार्ट 3 को पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने गुप्त राजवंश की उत्पत्ति एवं श्रीगुप्त से लेकर समुद्रगुप्त तक के शासकों का अध्ययन किया था। आज हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि के नाम से जाने जाते थे, उनका अध्ययन वो करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कार्यकाल 380 ईस्वी से 412 ईस्वी माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त नामक शासक हुए थे। उसका वर्णन हमें मुद्रा राक्षस में मिलता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समुद्रगुप्त एवं उनकी रानी दत्त देवी के पुत्र थे एवं रामगुप्त के छोटे भाई थे, लेकिन इनका काल श्रेष्ठ काल है। इनके दरबार में कवियों का जमावड़ा था। धन धान्य से परिपूर्ण साम्राज्य था और इन्होंने शक कुषाण जैसे कई शासकों को पराजित किया था और इनकी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कई उपाधियां भी धारण की थी। हम उन सभी का क्रमशः अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कई उपनाम मिलते हैं, जैसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री। अर्थात इन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की तुलना देवताओं से की गई। देवताओं के समान पराक्रम के रूप में दर्शाया गया है। शकों को पराजित करने के कारण शकारी की उपाधि प्राप्त की। शकों के साम्राज्य को नष्ट किया और शकों पर जीत हासिल करने पर शकारी की उपाधि प्राप्त की थी। कुषाणों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी। कुषाणों को भी इन्होंने पराजित किया और उन पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त राजवंश में वैष्णव धर्म का अत्यधिक प्रचार हुआ था। इस कारण से इन्होंने भी वैष्णव धर्म को स्वीकार किया, अपनाया। इस कारण इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, जो वैष्णव धर्म में एक श्रेष्ठ उपाधि मानी जाती है। इसके अलावा इनकी दिग्विजय की नीति, दिग्विजय का मतलब होता है चारों दिशाओं को जीतने की नीति। प्राचीन काल में प्रायः सभी ताकतवर शासक अपने साम्राज्य की चारों दिशाओं को जीतने के लिए दिग्विजय की नीति का अनुसरण करते थे।
इन्होंने भी दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया। इसकी जानकारी हमें उदयगिरि गुहा लेख में मिलती है। विक्रमादित्य के काल में इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन इन्होंने उज्जैन की शकों की शाखा को, उज्जैन के शकों को पराजित किया और शकों पर विजय के बाद शकारी की उपाधि धारण की और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने आस पड़ोस के कई राजवंशों के साथ मधुर संबंध स्थापित रखते थे और इन मधुर संबंधों को उन्होंने मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया था। जैसे नागवंशीय राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया ताकि नागवंश का सहयोग इन्हें प्राप्त हो सके। इन्हीं कुबेर नागा की पुत्री का नाम भी प्रभावती गुप्त था और इस प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया था। इसकी जानकारी हमें पुनः ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। वाकाटक संप्रदाय की पुत्रवधू या रानी प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। इसके अलावा कदंब राजवंश के शासक काकुत्सवर्मन, कदंब राजवंश के शासक काकुत्सवर्मन की राजकुमारी का विवाह अपने पुत्र कुमारगुप्त से किया था। इन राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाकर अपने साम्राज्य को अक्षुण्णता प्रदान की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कई कवि रहते थे जिन्हें नवरत्न भी कहते थे। इनमें पहला अध्ययन करते हैं कवि कालिदास का। हिंदी साहित्य में, नाटकों में, ग्रंथों में इनके ग्रंथों की धूम मची हुई है। इनके बारे में पंक्ति मिलती है संस्कृत में, पुष्पेषु चंपा नगरेषु लंका नदीषु गंगा नवरेषु राम रामासु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माग और कवि कालिदास। ये सब श्रेष्ठ बताया। कवियों में श्रेष्ठ स्थान कालिदास जी को दिया गया है, जिनका जीवन परिचय लगभग आप सभी जानते होंगे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ, नाटक हिंदी साहित्य में अमूल्य निधि माने जाते हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार, मेघदूत, ऐसे कई ग्रंथों की इन्होंने रचनाएं वो की थी। कालिदास जी को दूत बनाकर, कालिदास जी को
दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा भेजा गया था। तो कालिदास के बाद अब हम देखते हैं धन्वंतरी जी के बारे में। नवरत्न में कालिदास के बाद हम पढ़ते हैं धन्वंतरी जी के बारे में। ये भूगोल वैज्ञानिक, गणितज्ञ और चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद, गणित और भूगोल विज्ञान के ज्ञाता थे, इसलिए इन्हें आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। किसे? धन्वंतरी जी। फिर अमर सिंह, शब्दकोश रचना के जानकार, और इन्होंने अपना प्रसिद्ध अमरकोश ग्रंथ शब्दकोश पर लिखा था। आगे बेताल भट्ट, जादू के जानकार और मंत्र शास्त्र के लेखक। बेताल भट्ट है, ये जादू के जानकार और मंत्र शास्त्र के लेखक माने जाते हैं। इसके बाद शंकु, वास्तुकला के जानकार व शिल्प शास्त्र के लेखक। कौन थे? शंकु। फिर शपणक, ज्योतिष विद्या व ज्योतिष के शास्त्र। भारत का ज्योतिष, खगोल, भूगोल व अन्य उस समय में संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ था। आज भी ज्योतिष भारत से ही पश्चिम में पहुंचा है और ज्योतिष शास्त्री आज भी समय से पहले तमाम तरह की भविष्यवाणी करने में सफल रहते हैं। तो शपणक जी हैं, ये ज्योतिष विद्या और ज्योतिष शास्त्र के जानकार थे। इसके बाद में वररुचि, व्याकरण के ज्ञाता हरिसेन, ये कवि थे, कविताएं लिखने में प्रवीण थे। इसी तरह से वराहमिहिर, इन्हें ज्योतिष विज्ञान और बृहद संहिता का ज्ञान था। किसे? वराहमिहिर को। ठीक है। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में चीन के प्रसिद्ध यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। फाहियान का मूल नाम कुंग था। क्या नाम था? कुंग, जिसका अर्थ होता है धर्माचार्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये भारत आए और इसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक फा क्यू की में किया है। इस पुस्तक में उन्होंने भारत की सामाजिक दशा का विशेष वर्णन किया था, लेकिन किसी भी समकालीन शासक का नाम नहीं लिखा था। फाहियान भारत के मध्य देश अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार आदि क्षेत्रों का भ्रमण किया और जगह जगह पर पाया कि यहाँ के लोग मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करते थे। इस कारण इन्होंने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा था। ठीक है। फाहियान के अनुसार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में मृत्युदंड प्रचलित नहीं था, अपराध कम होते थे, लोगों को चोरी डकैती का भय नहीं था। इस कारण घरों में ताले
नहीं लगाते थे, जो भारत की वैभवता व शांति प्रियता को दर्शाता है। उस समय में सुअरों का पालन नहीं करते थे, इसका भी उन्होंने वर्णन है वो किया था। व्यापार के लिए ताम्रलिपि, मृगकच्छु जैसे बंदरगाहों का उल्लेख किया एवं व्यापार विनिमय कोड़ियों से होता था। व्यापार है वो कोड़ियों से होता था। फायन ने अपनी पुस्तक में चांडालों के जीवन का विस्तृत वर्णन किया था। चांडाल शूद्र और उन पर किस तरह के प्रतिबंध होते थे, उनका जीवन कितना दुष्कर होता था, समाज में उनको हेय तरीके से जो देखा जाता था, इन तमाम तथ्यों का फायन ने विस्तृत वर्णन किया था। चांडालों की दशा के बारे में सर्वाधिक जानकारी फायन की पुस्तक से मिलती है। जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में फायन गए और चंद्रगुप्त के महलों को देखा, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया कि इनके पाटलिपुत्र के महल कोई मानव निर्मित नहीं है, अपितु देवताओं से निर्मित हैं, देवताओं के द्वारा बनाए गए हैं। इसी तरह जब वे भारत से वापस गए थे तो ताम्रलिपि बंदरगाह से होते हुए दक्षिण पूर्वी देशों से होते हुए जल मार्ग से गए थे, लेकिन भारत आए थे तब वे स्थल मार्ग से होकर के वो आए थे। तो देखिए, इस आधार पर हम मान सकते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल एक श्रेष्ठ काल था। इनके दरबार में ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, कला, कवि आदियों का जमावड़ा था। विदेशी यात्री, चीनी यात्रियों ने भी इनकी बुरी बुरी प्रशंसा की है। इन्होंने अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बढ़ाया। पहली राजधानी पाटलिपुत्र और शकों को पराजित करने के बाद दूसरी राजधानी उज्जैन को भी बनाया। इस तरह इनके काल की कई उपलब्धियां मानी जा सकती हैं। थैंक यू।